वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत, और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं हमारी पाठ्य पुस्तक का पाठ 15 नीलकंठ। यह महादेवी वर्मा रचित रेखा चित्र है और इस पाठ के आज हम अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? मोर और मोरनी जो महादेवी वर्मा ने पाले थे उनके नाम किस आधार पर रखे गए थे? देखिए, नीली गर्दन होने के कारण मोर का नाम नीलकंठ, और मोरनी हमेशा छाया के समान उसके साथ साथ लगी रहती थी, नीलकंठ के साथ रहा करती थी, इसलिए उसका नाम रखा गया राधा। उसका नामकरण क्या किया गया? राधा। जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? जाली के घर में जब मोर के बच्चे आए, पहले छोटे बच्चे थे, तो उन बच्चों का स्वागत किस प्रकार से किया गया? मोर के बच्चों का जाली के बड़े घर में पहुंचने पर उसी प्रकार स्वागत हुआ जैसे नववधु का स्वागत परिवार में हुआ करता है। जब कोई नई नवेली दुल्हन ब्याह कर आती है तो उसका किस प्रकार स्वागत होता है, उसी प्रकार मोर के बच्चों का जाली घर में स्वागत हुआ। लका कबूतर नाचना छोड़कर उनके यानी मोर के बच्चों के चारों ओर घूमकर गुटर गूं करने लगा। खरगोश उनका निरीक्षण करने लगा। एक कतार में बैठकर तोता एक आंख बंद करके मोर के बच्चों का परीक्षण करने लगा। तो सभी उसके आसपास जमा हो जाते हैं और उनका जबरदस्त स्वागत करते हैं। लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती है, यानी उसे नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं अच्छी लगती है, कौन कौन सी उसकी क्रियाएं बहुत अच्छी लगती है? नीलकंठ का उसका ऊंची गर्दन करके देखना और विशेष भंगिमा के साथ गर्दन नीची करके दाना चुगना। विशेष प्रकार से गर्दन घुमाकर ऊपर की ओर देखना और गर्दन घुमाकर नीचे से दाना चुगना। हथेली पर रखे हुए भुने चने कोमलता से धीरे धीरे उठाकर खाना और गर्दन को टेढ़ी करके शब्द सुनना। जिस चोंच से वह सांप को मार सकता है, खरगोश के बच्चों के कान फोड़ देता था, उसी चोंच से वह महादेवी वर्मा की हथेली से चने उठाकर आराम से खाया करता था। और गर्दन थोड़ी सी तिरछी करके वह कोई आवाज सुना करता था। मैं गर्जना होने पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार यानी गोल बनाकर तन्मय होकर नृत्य करना भी बहुत अच्छा लगता था। लेखिका के सामने सतरंगी मंडलाकार छाता बनाकर तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो जाना, यह भी महादेवी वर्मा को बहुत ही अच्छा लगता था। तो नीलकंठ की ये सब क्रियाएं महादेवी वर्मा को बहुत ज्यादा भाती थी। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? इस वाक्य से किस घटना की ओर संकेत किया जा रहा है या किस घटना की ओर संकेत करता है? यह वाक्य, वह पूरी घटना क्या है? यह वाक्य उस घटना की ओर संकेत कर रहा है जब लेखिका चिड़िया बेचने वाले बड़े मियाँ से एक और घायल मोरनी 7 रुपए में खरीद कर लाई थी और उसकी देखभाल करने पर वह ठीक हो गई थी। लेखिका ने उस मोरनी का नाम कुब्जा रखा था। वह स्वभाव से मेल मिलाप वाली न होने के कारण राधा और नीलकंठ का साथ न देख सकती थी, अर्थात राधा और नीलकंठ का साथ रहना उसे बहुत ज्यादा खटकता था। वह चाहती थी कि मैं नीलकंठ के साथ रहूं। उसने राधा और नीलकंठ के जीवन को कलहपूर्ण बना दिया था, क्लेशपूर्ण बना दिया था, जिसका अंत इस कलहपूर्ण जीवन का अंत नीलकंठ के मरने के बाद ही हुआ। तो ये ऐसे आनंद के उत्सव में ऐसी बेमेल रागिनी बज उठी कि क्या हुआ? नीलकंठ की मृत्यु हुई। वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? बसंत ऋतु आ रही है और वो जाली घर के अंदर कैद होकर बैठा रहे, ऐसा नहीं हो सकता। वह फड़फड़ाने लग जाता था। नीलकंठ को फलों के वृक्षों की अपेक्षा पुष्पित और पल्लवित वृक्ष ज्यादा अच्छे लगते थे। पुष्पित जिन पे पुष्प खिल रहे हैं, पल्लवित जो अभी नए नए पल्लव जिनमें निकल रहे हैं, नए नए पत्ते जिनमें निकल रहे हैं, ऐसे वृक्ष इसे ज्यादा अच्छे लगते थे। वसंत ऋतु में जब आम के वृक्षों पर सुनहरी मंजरियां लद जाती थी और अशोक के वृक्ष लाल रंग वाले फूलों से भर उठता था,
तब नीलकंठ के लिए जाली घर में रहना मुश्किल हो जाता था। इसलिए वह बार बार जाली घर से बाहर निकलने का प्रयत्न करता था, क्योंकि ऐसे वातावरण में उसका मन झूमने लगता था और वह फिर बंद कैसे रह सकता है। जालीघर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? वह किसी की मित्र नहीं बनी, किसी के साथ अच्छे ढंग से नहीं रह पाई। क्या कारण था? देखिए, कुब्जा मोरनी का स्वभाव दूसरे जीव जंतुओं से अलग था, इसलिए वह राधा और नीलकंठ के साथ रहने से ईर्ष्या करती थी कि ये राधा नीलकंठ के साथ क्यों रहती है। उसे जलन होती थी, ईर्ष्या होती थी। इसके साथ ही वह जीव जंतुओं से भी झगड़ा करती थी। यही कारण था कि वह किसी की मित्र न बन सकी। कोई भी उसके पास जाना नहीं चाहता था, किसी को मित्र बना नहीं सकी। नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सांप के बच्चे से खरगोश को बचाया था, सांप से खरगोश के बच्चे को बचाया। एक बार जालीघर में एक सांप घुस आया। उसे देखकर जालीघर के सभी जीव जंतु भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। एक खरगोश का नन्हा बच्चा सांप की पकड़ में आ गया। सांप ने उसे निगलना चाहा और उसका आधा पिछला शरीर मुंह में दबा लिया, जिससे खरगोश के बच्चे के मुंह से धीमे से चीख निकली। वह जोर से चिल्ला भी नहीं पाया। यह सुनकर झूले पर बैठा नीलकंठ नीचे सांप के पास आया और उसने अपनी चोंच से उस पर इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। सांप अधमरा हो गया। फन की पकड़ ढीली होते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल गया, सांप के मुंह से निकल गया और बाहर निकलकर वह बेहोश की तरह पड़ा रहा। इस प्रकार नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से बचाया। इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर आती है। नीलकंठ कैसा है? दयालु है और सतर्क है। नीलकंठ ने झूले से खरगोश शावक को धीमी चीख सुनी। खरगोश शावक की धीमी चीख, खरगोश शावक यानी खरगोश के बच्चे की धीमी सी चीख सुनी। झूले से सुनते ही वह झूले से तुरंत नीचे उतरकर नीचे आकर बड़ी सतर्कता के साथ खरगोश शावक खरगोश के बच्चे को सांप के चुंगल से, सांप के मुंह से बचा लेता है, मुक्त करवाता है। इससे स्पष्ट होता है कि नीलकंठ दयालु स्वभाव से पूरित और सतर्क था। उसे सतर्क भी था। अगर वह आलसी होता, उठता नहीं, तो खरगोश के बच्चे को खा जाता। वह मेल मिलाप वाला भी है नीलकंठ। नीलकंठ जाली घर में रहने वाले सभी जीव जंतुओं के साथ मेलजोल बनाकर रहता है। सबके साथ में वह खेलता है, सबके साथ में मस्ती करता है, सबसे मिलजुल कर रहता है। लेकिन एक मोरनी आई कुब्जा जो किसी के साथ मेलजोल बनाकर नहीं रहती। यहाँ नीलकंठ और राधा सबके साथ मेलजोल बनाकर रहते हैं। कुशल संरक्षक अर्थात वह सब में बड़ा भी साबित होता है और सबका संरक्षक, सबको संरक्षण प्रदान करने वाला भी होता है। नीलकंठ जालीघर में रहने वाले सभी जीव जंतुओं को अपना संरक्षण प्रदान करता था। इसलिए उसने खरगोश के शावक को मृत्यु के मुंह से बचाया और उसने तो फिर अपने पंखों के नीचे बिठाकर उसे उष्णता भी दी, गर्मी भी दी और उसे जीवन दान दिया था। अब देखिए आगे का प्रश्न। यह पाठ एक रेखा चित्र है। ये जो हम पाठ पढ़ रहे हैं नीलकंठ, ये एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र की क्या क्या विशेषताएं होती है, जानकारी प्राप्त कीजिए और लेखिका के लिखे गए किसी अन्य रेखा चित्र को पढ़िए। रेखा चित्र किसे कहते हैं, क्या होता है, क्या इसकी विशेषताएं होती है? रेखा चित्र को अंग्रेजी में स्केच कहते हैं। रेखा चित्र का अंग्रेजी मीनिंग स्केच है। साहित्य का वह रूप जिसमें किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी घटना अथवा किसी भाव के भीतरी और बाहरी रूप का इस प्रकार वर्णन किया जावे कि उस वस्तु या उस भाव या उस व्यक्ति या उस घटना का एक चित्र सा निर्मित हो जावे, उसे रेखा चित्र कहते हैं। कहने का तात्पर्य है नपे तुले शब्द रूपी रेखाओं के द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति का मर्म स्पर्शी यानी मन को छू लेने वाला भावपूर्ण और सजीव चित्रण रेखा चित्र की प्रमुख विशेषता होती है। अर्थात ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, उन शब्दों को सुनकर उस आदमी या उस घटना का चित्र हमारे सामने चलने लगे, ऐसे फिल्म की तरह चलने लगे, तो वह रेखा चित्र कहलाती है। क्योंकि वो चित्र तो है नहीं हमारे सामने, मगर शब्दों के माध्यम से ही वो चित्र हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, ये संग्रह, इन संग्रहों में अनेक रेखा चित्र, वहां से
अनेक रेखा चित्रों का अध्ययन कर सकते हैं। तो ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखित अन्य रेखा चित्रों का संग्रह है, जिसमें बहुत सारे रेखा चित्र आपको मिल जाएंगे, वहां से आप अध्ययन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे का प्रश्न, और आगे का प्रश्न इस प्रकार है। निबंध में आपने ये पंक्तियां पढ़ी है, हम निबंध पढ़ रहे थे रेखा चित्र, इसमें हमने ये पढ़ा कि मैं अपने शॉल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। ये हमने पढ़ा। और ये अंत में जब वह मयूर नीलकंठ की मृत्यु हो जाती है तो शॉल में लपेटकर वो ले जाती है महादेवी वर्मा। इन पंक्तियों में एक भाव चित्र है, इसके आधार पर कल्पना कीजिए और लिखिए कि मोर पंख की चंद्रिका और गंगा की लहरों में क्या क्या समानताएं लेखिका ने देखी होंगी, जिसके कारण गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। उसे लगा क्या समानता लगी मयूर के पंखों में और उसके गंगा के चौड़े पाट में, कि उसे गंगा का चौड़े पाट को महादेवी वर्मा ने विशाल मयूर की संज्ञा दे दी। देखिए, संगम तट पर गंगा और यमुना के जल में गंगा और यमुना का संगम हो रहा है, तो उस जल में प्रातःकाल उदित होते सूर्य की रश्मियों का सतरंगी प्रकाश जब दिखाई देता है तो पूरा जल सिंदूरी हो उठता है। अब देखिए, सुबह के समय जब सूर्योदय हो रहा है, प्रातःकाल उदित होते सूर्य की रश्मियां कहते हैं किरणों को, तो सुबह का समय, सूर्योदय का समय, और सूर्य सुबह देखो लाल होता है, तो उस सूर्य की रश्मियां, उस सूर्य की किरणें जब उस जल में पड़ती है तो पूरा जल ही सिंदूरी रंग का उड़ता है, लाल रंग का हो उठता है, वह अत्यंत मनमोहक होता है। और जब जल में हल्की सी हल्का हलचल होती है तो उनसे उस हलचल में ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल यहाँ से चमक उठ रही है। ठीक उसी प्रकार लेखिका को नीलकंठ की चंद्रिकाओं के गंगा जल में प्रवाहित करते समय आभास हुआ होगा, ऐसा आभास हुआ होगा। चंद्रिकाएं जो मोर बहा उसमें, तो मोर के पंखों से उस जल में शीशे के समान कई पंख दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जल में वापस छवि दिखाई देती है। तो उन चंद्रिकाओं की कई प्रकार, कई लंबी चौड़ी, पूरे चौड़े पाट में ही क्या दिखाई देने लगी उन्हें, ऐसे मोर पंख दिखाई देने लगे। नीलकंठ की नृत्य भंगिमा का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। शब्दों के माध्यम से एक चित्र प्रस्तुत कीजिए कि वह कैसे नाचता था, नृत्य भंगिमा, नृत्य की आकृति कैसी थी उसकी। मेघों की सांवली छाया में नीलकंठ अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडल धन आकार, दीर्घ संधि है इसमें, मंडलाकार बनाकर नाचता था। मेघ गर्जन के साथ ही उसका नृत्य शुरू होता था। जैसे जैसे बूंदों की तीव्रता बढ़ती जाती थी, वैसे वैसे ही उसके नृत्य का वेग भी बढ़ता जाता था। अब शब्द चित्र आप देखिए, बिल्कुल ऐसे चित्र लग रहा है जैसे कि मेघों की बारिश हो रही है, बरसात हो रही है, और तीव्रता के साथ बरसात की बूंदें गिर रही है, और इधर से मोर भी अपने नाचने की गति बढ़ा रहा है, उसका वेग बढ़ता जाता है। इस समय उसकी नृत्य भंगिमा अत्यंत मनोहर, मन को हरने वाली लगती है, बहुत ही प्यारी लगती है। अब हम देखते हैं भाषा की बात, और भाषा की बात में हम सबसे पहले देखते हैं रूप। शब्द से कुरूप, स्वरूप और बहुरूप, इस प्रकार के अनेक शब्द बनाए जा सकते हैं। तो आदि शब्द बनते हैं, और भी शब्द बनते हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों से अन्य शब्द बनाओ, गंध, रंग, फल और जान। इन शब्दों का प्रयोग करके हम नए शब्दों का निर्माण कैसे कर सकते हैं। देखिए, गंध इस शब्द का निर्माण करके, और नए शब्द निर्माण की प्रक्रिया संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, इनके माध्यम से नए शब्दों का निर्माण होता है। तो गंध में सु उपसर्ग जोड़कर सुगंध बना लिया, दु उपसर्ग जोड़कर दुर उपसर्ग जोड़कर दुर्गंध बना लिया, गंधहीन प्रत्यय जोड़कर गंधहीन शब्द बना लिया, और रहित प्रत्यय जोड़कर गंध और रहित, इन दोनों को मिलाकर गंध रहित बना लिया। जैसे यहाँ इनमें उपसर्ग जोड़कर बनाया, यहाँ भी उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर हमने नए नए शब्दों का निर्माण कर लिया। रंग शब्द में देखिए क्या क्या बना सकते हैं, इससे हम उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास के प्रयोग के माध्यम से बदरंग, बद उपसर्ग जोड़कर हमने एक और बना लिया बदरंग। नवरंग, रंगीन, इसमें देखिए इन प्रत्यय है, रंग धन इन, रंगीन। नवरंग और रंगीला, रंग धन इला, इला प्रत्यय है। इनसे हमने नए नए शब्दों का निर्माण किया है। और देखिए फल, इससे उपसर्ग और प्रत्यय या और भी प्रक्रिया से हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं। स उपसर्ग जोड़कर हमने बनाया सफल।
निश उपसर्ग जोड़कर बनाया निष्फल। अब इसमें देखिए फल धन आहार संधि की प्रक्रिया से दीर्घ संधि हो गई, फल धन आहार फलाहार। फलहीन हीन प्रत्यय, फलहीन हीन, यहाँ देखिए फलदार फल देने वाला, दार प्रत्यय या दार देने वाला, तो फलदार वृक्ष है। देखिए ज्ञान, इसे हम और कौन कौन से शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। देखिए ए उपसर्ग जोड़कर बनाया ज्ञान, वी उपसर्ग जोड़कर बनाया विज्ञान, संज्ञान सम उपसर्ग जोड़कर बनाया संज्ञान, और ज्ञानवान, ज्ञानवान यानी जो जिसके पास ज्ञान है। भाषा की बात को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं, भाषा की बात को हम आगे बढ़ाएं और दूसरा देखते हैं भाषा की बात में। विस्मयाभिभूत शब्द विस्मय और अभिभूत दो शब्दों के योग से बना है। विस्मयाभिभूत, विस्मय धन अभिभूत। इसमें विस्मय की ये, इसका जो अंतिम वर्ण है ये, और अभिभूत का अ, ये के साथ में अभिभूत का अ के मिलन से या बन गया, या हो गया। अब इसमें देखिए ये को हम अगर स्वर रहित करेंगे तो अ का योग ऐसे होगा, और अ का योग ऐसे होने पर आ का निर्माण होगा। ये स्वर रहित हो गया तो आ बनते आ की मात्रा इसमें जोड़कर या बना लिया। अ आदि वर्ण अभिभूत शब्द का आदि यानी पहला वर्ण है, और अब विस्मय इसका अंतिम वर्ण भी अ है, इसको स्वर रहित करेंगे तो अ मिलेगा। तो ये आदि वर्ण है यानी पहला वर्ण है अभिभूत का। ये सभी वर्ण ध्वनियों में व्याप्त है। ये वर्ण क्या है? ध्वनि, ध्वनि का लिखित रूप ही तो वर्ण है। व्यंजन वर्णों में इसके योग को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। व्यंजन वर्णों में स्वरों का योग होता है, आप जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं पहले वर्ण विचार में। जैसे स्वर रहित क में अ जोड़कर क पूर्ण क बनाया जाता है, तो इस क में अ मिला हुआ है, इसमें व्याप्त है। क में अ जुड़ा और ये बन गया। इसी प्रकार स्वर रहित ख में जोड़ो, ग में जोड़ो, किसी में भी अ जोड़ो तो अ इन सब में मिला हुआ है। तो अ की मात्रा चिन्ह कौन सा है? ये अ की मात्रा भी ऐसी लगती है, इससे आप परिचित है, क्योंकि देखो ये क है, क में अ जोड़ेंगे तो ये आ की मात्रा भी ऐसी लगती है। तो ये मात्रा चिन्ह है। अ की भांति किसी शब्द में आ के जोड़ने, आ के भी जुड़ने से अकार की मात्रा ही लगती है। अकार की जो मात्रा है अ, ये मात्रा, ये अकार की मात्रा है। अकार, आकार, ककार, खकार, कार इन्हें कहते हैं। तो ये जो अकार की मात्रा है, आ पर भी अकार की मात्रा जुड़ती है, अ पर भी अकार की मात्रा ही जुड़ती है। जैसे मंडल धन आकार, मंडलाकार। अब देखिए यहाँ अकार था, अ की मात्रा, और इधर भी अ जुड़कर ये मात्रा लगी थी। विस्मय था और विस्मया हो गया, आ की मात्रा जुड़ी। यहाँ मंडल धन आकार है, यहाँ देखिए आ है, फिर भी वही मात्रा जुड़ेगी, यही मंडल से मंडला हो गया, आ हो गया मंडलाकार। दीर्घ संधि है, संधि हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इससे पहले आप संधि का वीडियो जरूर देखें। मंडल और आकार की संधि करने पर यानी जोड़ने पर मंडलाकार शब्द बनता है, और मंडलाकार का विग्रह करने पर, संधि विच्छेद करने पर यानी तोड़ने पर मंडल और आकार दोनों शब्द अलग अलग होते हैं। आगे दिए गए शब्दों में संधि और विग्रह दोनों ही कीजिए, संधि भी कीजिए और विग्रह भी कीजिए। जिनमें संधि करनी है, जिनका संधि विच्छेद है, उनमें संधि करना है। देखिए नील धन आब, क्या बनेगा? नीलाभ। नील का अ और आब का आ, इसका अंतिम वर्ण अ और आ इसका प्रथम वर्ण है आ। अ का योग आ से हो रहा है तो क्या बनेगा? दीर्घ संधि में आ बनेगा। तो नील से नीला हो गया, परिवर्तन हो गया, नीलाभ बन गया। और आगे देखिए और हम देखें नव धन आगंतुक। इसमें देखिए नव का अंतिम वर्ण व को स्वर रहित करेंगे तो अ मिलेगा, और इधर आ है, अ का योग आ से हो गया फिर से, तो फिर दीर्घ संधि हो गई। तो क्या हो जाएगा इसमें देखिए ये वह स्वर रहित हो जाएगा, आ बन जाएगा, और फिर आ की मात्रा वा में लग जाएगी, नवांगुतुक। और आगे देखिए, आगे हम देखें ये संधिस्थ ये पद है, इसका संधि विच्छेद करना है। सिंहासन, इसमें देखिए क्या होगा? सिंह धन आसन। इसमें हम देखिए आ को बाहर निकालेंगे, आ को बाहर निकालेंगे तो आ कैसे बना था? अ या अ के योग से आ या आ के योग से, वो पूरा सूत्र लिखकर आप संधि में देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस प्रकार से इसका संधि विच्छेद करना है। वैसे पता है हमें कि सिंह धन आसन होता है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं, पर पूरी प्रक्रिया से गुजरोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका संधि विच्छेद कैसे करना है। तो आप संधि में जाकर वो वीडियो जरूर देखिए। आगे का पद हम देखें, आगे का पद देखिए मेघाच्छन्न, आच्छन्न यानी ढका हुआ,
यानी मेघ, मेघों से ढका हुआ मेघाच्छन्न। क्या होगा? मेघ धन आच्छन्न, मेघ का है आ का आ, मेघाच्छन्न। इसमें आ को हम बाहर निकालेंगे और आ का सूत्र नीचे लिखकर और एक इधर रख देंगे, एक इधर रख देंगे, एक प्रथम पद के अंत में और इधर का एक द्वितीय पद के प्रथम में रख देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा मेघ धन आच्छन्न, मेघाच्छन्न। आप संधि की वीडियो जरूर देखें इससे पहले। धन्यवाद।